नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युग टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक क्लास। और क्लास के अंदर हम बात करेंगे, अगर आपने आईटीआई कर रखी है या फिर आपकी आईटीआई हो गई तो साथियों आपने ये आईटीआई की जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है ना, उसके अंदर पहला चैप्टर आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसे बोला जाता है व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। साथियों, यहाँ पर अपने को मुख्य रूप से तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पर आता है व्यवसायिक, दूसरे नंबर पर आता है सुरक्षा और तीसरे नंबर पर यहाँ पे क्या लिखा है, स्वास्थ्य। तो सबसे पहले तो अपन इनका मतलब समझते हैं। भाई, अगर अपने को जो चैप्टर है पहला, उसका नाम पता है और ये जो शब्द लिखे हैं, अगर इनका अपने को पता अर्थ पता चल जाए तो हम उस चैप्टर को पढ़ने में बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। है बात समझ में? साथियों, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है व्यवसाय। तो हम बात करते हैं कि भाई व्यवसायिक होता क्या है, व्यवसायिक क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। साथियों, जीवन यापन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक विशेष कार्य करता है। जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति एक विशेष कार्य करता है जिससे उसको क्या होती है, इनकम होती है। तो उसे क्या बोला जाता है, व्यवसायिक बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें अपन, कोई व्यक्ति सब्जी बेचता है तो उसका व्यवसाय क्या हो गया, सब्जी बेचना। कोई बच्चों को पढ़ाता है तो उसका व्यवसाय क्या हो गया, टीचिंग। और कोई किसान खेती करता है तो उसका व्यवसाय क्या हो गया, खेती। आप आईटीआई हो गए आपकी, या फिर आप आईटीआई कर रहे हो तो आपका व्यवसाय क्या होगा, जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हो तो उससे संबंधित ही आपका व्यवसाय होगा। जैसी बात है, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखी है या फिर कर रहे हो तो आपका व्यवसाय क्या होगा साथियों, आपका व्यवसाय होगा इलेक्ट्रिशियन। और इसे बोला जाता है साथियों विद्युत कार। विद्युत कार। अब हम बात करते हैं भाई विद्युत कार किसे कहते हैं, विद्युत कार किसे कहते हैं। तो साथियों, जो विद्युत से उपकरण चलते हैं ना, विद्युत से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं, मशीन हैं, औजार हैं, उनका जो अनुरक्षण करे, देख रेख करे, उनकी मरम्मत करे, उनका रख रखाव करे, उनका निर्माण करे, निर्माण करने वाला जो व्यक्ति है ना, उसे क्या बोला जाता है, विद्युत कार। तो साथियों, यहाँ पर बात करते हैं अपन विद्युत से चालित, विद्युत से चालित उपकरणों, विद्युत से चालित उपकरणों एवं मशीनों, विद्युत से चालित उपकरणों एवं मशीनों का रख रखाव, मरम्मत, अनुरक्षण, देख रेख और निर्माण करने में कार्यकुशल व्यक्ति को। यहां तक आए के बात समझ में साथ। विद्युत कार किसे बोला जाता है, विद्युत से चलने वाले उपकरण और मशीनों की जो रखरखाव करे, मरम्मत करे, अनुरक्षण करे, देखरेख करे और उनका निर्माण करने में जो कार्यकुशल व्यक्ति होता है ना, उसे क्या बोला जाता है साथियों, विद्युत कार। यहां तक आई के बात समझ में। अब अपने नेक्स्ट शब्द है यहाँ पे सुरक्षा। अपना व्यवसाय क्या है, विद्युत कार। अब विद्युत कार अपना व्यवसाय है तो अपन जाहिर सी बात है किसके ऊपर काम करेंगे, विद्युत के ऊपर ही काम करेंगे, है ना। तो विद्युत से अपने को सुरक्षा रखनी है, अपने शरीर की भी और अपने व्यवसाय की भी। भाई, अपने कहीं जनधन की हानि नहीं हो, हमारे व्यवसाय के अंदर नुकसान नहीं हो, तो क्या रखनी है अपने को, सुरक्षा। तो सबसे पहले इसके अंदर आती है अपने पास सुरक्षा में इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक इसे क्या बोला जाता है साथियों, विद्युत झटका। विद्युत झटका। दूसरे नंबर पर आती है साथियों आग, और इसे क्या बोला जाता है, फायर। कभी कभी क्या होता है कि मशीनों के अंदर आग लग जाती है तो उससे अपने को कैसे बचना है ना। तो ये हो गई अपने पास आग। स्वास्थ्य, अपने शरीर के अंदर कहीं इंफेक्शन हो जाए या फिर हम मूर्छित हो जाए, विद्युत झटका लग जाए और हम अपने को क्या हो जाए, श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाए, तो ये स्वास्थ्य के अंदर अपने को ध्यान रखना है। यहाँ तक आएगा बात समझ में साथियों। और इसके अंदर एक और टॉपिक पढ़ेंगे अपन, कौन सा, सेफ्टी
सिंबल। ये सेफ्टी सिंबल क्या होते हैं? इन्हें बोला जाता है सुरक्षा संकेत। वह संकेत जिनके माध्यम से अपने को किसी कार्य के करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, नहीं करने के लिए, या फिर सावधानी से करने के जो निर्देश दिए जाते हैं, उन संकेतों को क्या बोला जाता है? सेफ्टी सिंबल, है ना। तो साथियों चलो अपन शुरुआत करते हैं प्रत्येक टॉपिक वाइज, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर विद्युत झटका। किसकी बात करते हैं साथियों अपन? सबसे पहले यहाँ पर विद्युत झटका। विद्युत झटका किसे कहते हैं, है ना, इसकी बात करते हैं। क्या होता है, कभी हम जब विद्युत के संपर्क में आ जाते हैं तो अपने को एक झटके का अनुभव होता है, हमारे शरीर में एक कंपन सा होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? विद्युत झटका बोला जाता है। इसके लगने का क्या कारण है? जब हम विद्युत के संपर्क में आते हैं तो अपने को विद्युत झटका क्यों लगता है? इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का क्या राज है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। साथियों जो विद्युत की गति होती है ना, विद्युत की चाल, विद्युत की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक आई क्या बात समझ में? आपने देखा होगा बरसात के दिनों के अंदर जब बादल कड़कते हैं ना, ये क्या है अपने पास? बादल। बरसात के दिनों में जब बादल कड़कते हैं ना, तो सबसे पहले अपने को क्या दिखाई देती है? सबसे पहले अपने को दिखाई देता है प्रकाश, और उसके कुछ समय बाद में अपने को क्या सुनाई देता है? ध्वनि। ध्वनि, बादलों की आवाज सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा कि भाई ऐसा क्यों होता है? जब बादल कड़कते हैं तो सबसे पहले अपने को प्रकाश दिखाई देता है और फिर बाद में ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका कारण ये है, ये जो प्रकाश है ना, उसकी चाल किसके बराबर है? विद्युत के बराबर चाल है, और ध्वनि की लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब ये हुआ, जो विद्युत की चाल है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और ध्वनि की चाल क्या है? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो जिसकी स्पीड अधिक होगी वो सबसे पहले पहुंचेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो बाद में पहुंचेगा। तो सेम लॉजिक कहाँ पे लगता है अपना? विद्युत झटके के अंदर। क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ना, ये हमारे कोई व्यक्ति है, इसके शरीर के अंदर किसका सर्कुलेशन हो रहा है? ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। मतलब शरीर के अंदर जो ब्लड है वो क्या हो रहा है? सर्कुलेशन हो रहा है। लेकिन क्या होता है, बिल्कुल ये जो ब्लड है ना स्थिर गति से प्रवाहित हो रहा है, स्थिर गति से प्रवाहित हो रहा है। लेकिन ये व्यक्ति जब विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है कि जो इसका ब्लड है ना, इसकी गति अचानक से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण अपने को क्या होता है? विद्युत झटका लगता है। अब ये ब्लड की जो गति है ना, ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब यहां से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉनों की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये इलेक्ट्रॉन अपने शरीर के अंदर प्रवाहित होंगे, अपने ब्लड के अंदर प्रवाहित होंगे, तो ये क्या करेंगे? अपनी ब्लड की गति को बढ़ा देंगे। तो जो ब्लड की गति और इलेक्ट्रॉनों की गति है ना, इनके बीच में एक सामंजस्य पैदा हो जाता है, जिसके कारण अपने को क्या होता है? विद्युत का झटका लगता है। यहां तक आए बात समझ में? साथियों जब किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है ना, तो वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और जब वो मूर्छित हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? श्वास दिया जाता है। श्वसन क्रिया उसकी सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करते हैं अपन? आर्टिफिशियल तरीके से उसे श्वास देते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। तो उसकी अपन बात करते हैं। श्वास देने की विधियां क्या है, इनके बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। जब व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है तो मूर्छित हो जाता है, उसकी श्वसन क्रिया रुक जाती है। तो उसकी श्वसन क्रिया को चालू करने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको श्वसन क्रिया दी जाती है। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। साथियों ये मुख्य रूप से कितने प्रकार से की जाती है? 4 प्रकार से। सबसे पहली होती है अपने पास, इसे बोला जाता है सिल्वेस्टर।
दूसरे नंबर पर आती है साथियों शैपर, सिल्वेस्टर विधि, और ये है अपने पास शैपर विधि। तीसरे नंबर पर आती है साथियों अपने पास मुंह से मुंह विधि, माउंट टू माउंट। चौथे नंबर पर आती है साथियों कृत्रिम, कृत्रिम या रासायनिक, रासायनिक उपकरण से, है ना, कृत्रिम उपकरण या रासायनिक तरीके से। साथियों जब कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तो उसे 4 प्रकार से श्वसन क्रिया को चालू किया जाता है। सबसे पहले तो होती है सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर विधि कब प्रयोग में ली जाती है? जब व्यक्ति के सीने पे छाले पड़े हो, सीने पर छाले, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आएगा उसे कब झटका लगेगा तो उसके क्या हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, कई जगह से मांस जल जाता है, उसकी जो ब्लड की है ना एकदम थक्का जम जाता है, बहुत अधिक ब्लड निकल जाता है, उसकी श्वसन क्रिया के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। तो सिल्वेस्टर विधि कब अपनाई जाती है? जब सीने के ऊपर छाले पड़ जाते हैं। अब जैसी बात है, अगर सीने के ऊपर छाले पड़ गए तो उसको किस बल लेटाएंगे? अपन पीठ के बल लेटाएंगे। साथियों ये आईटीआई के अंदर प्रैक्टिकल होते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बताएंगे आपको कि ये सिल्वेस्टर विधि कैसे काम में ली जाती है और इसके ऊपर कैसे काम करते हैं। दूसरे नंबर पर साथियों शैपर विधि, और शैपर विधि तब प्रयोग में ली जाती है जब पीठ पर छाले पड़ गए हो, पीठ पर छाले। और साथियों तीसरे नंबर पर आती है अपने पास मुंह से मुंह विधि। ये तो आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा, जब कोई हीरोइन पानी के अंदर गिर जाती है, उसकी श्वसन जो प्रक्रिया एकदम बंद हो जाती है या फिर आग लग जाती है तब। तो ये विधि, इसको मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब समझते हो। कृत्रिम विधि, ये आजकल हॉस्पिटलों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर और सबसे ज्यादा यही प्रयोग में ली जाती है। यहां तक आई बात समझ में? साथियों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के फायर। भाई फायर क्या होती है, आग क्या होती है, ये कब लगती है, क्यों लगती है, और लग गई तो इसे बुझाया कैसे जाता है, तो इसके ऊपर अपन बात करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। साथियों मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर एकदम बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं हमें। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो था आग, जिसे बोला जाता है फायर। सबसे पहले तो साथियों अपन देखते हैं कि भाई आग क्या होती है, फायर क्या होता है, आग क्यों लगती है। तो आग क्या होती है? किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का दहन होना या नष्ट होना आग कहलाता है। क्या होता है साथियों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन व उष्मा, इसकी परिभाषा क्या होगी आग की? किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का ऑक्सीजन और उष्मा की उपस्थिति में दहन होना या नष्ट होना क्या कहलाता है? आग कहलाता है। साथ ही बात करते हैं आग कब लगती है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं। पहला है अपने पास ईंधन, दूसरे नंबर पर आती है उष्मा और तीसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन। अगर ये तीनों कारक, ये तीनों वस्तुएं एक जगह एकत्रित हो जाए, ये तीनों कहीं भी मिल जाती है ना एक साथ, तो उस वस्तु के अंदर या उस जगह पर क्या लग जाती है? आग। जाहिर सी बात है। ईंधन क्या हो सकता है यहां पर? लकड़ी, पेट्रोल,
डीजल, और क्या हो सकता है हमारे पास, कागज, गैस, ये सब क्या है, ईंधन। उष्मा तपत, तपन या फिर तपत। ऑक्सीजन, जब ये तीनों चीजें मिल जाती है ना तो आग लग जाती है। भाई आग लग गई तो अब इसको बुझाएंगे भी तो सही ना, तो इसको बुझाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन तीनों जो कारक है ना, इन तीनों में से अगर अपन एक को नष्ट कर दें तो ये आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। या तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दो, या फिर उष्मा को बंद कर दो, या फिर ईंधन को खत्म कर दो, क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। साथियों में एक चीज आपको और बता देता हूं, ये होती है अपने पास ऑक्सीजन। ये क्या है, जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक है, सहायक है। और ये अपने पास CO2, ये क्या है, बुझाने में सहायक है, बुझाने में सहायक है। आपने बचपन के अंदर एक प्रयोग करके देखा होगा, और नहीं किया है तो अब कर सकते हो। एक माचिस की तिल्ली लो, क्या करना है अपने को, ये माचिस की तिल्ली है और इसको मैंने क्या कर दिया, जला दिया। और जब ये जलती हुई माचिस की तिल्ली को अपन किससे ढकते हैं, एक गिलास से ढकते हैं, तो ये जो तिल्ली है ना, ये गिलास से मैंने ढक दिया, तो ये तिल्ली है ना क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्या हो जाती है साथियों, बुझ जाती है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इस कारण ये बुझ जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जलाने के अंदर सहायक कौन है, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी वहां पर क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। आए बात समझ में। अब बात करते हैं साथियों, हम आग की परिभाषा देख ली और आग क्यों लगती है ये भी देख लिया, लेकिन अब अपने को देखना है भाई ये जो आग है ना कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आग का प्रकार है ए, और इसके अंदर किस आग को रखा गया है, जो लकड़ी, कपड़ा, लकड़ी, कपड़ा और कागज, अगर इनके अंदर लग रही है तो वो आग का कौन सा प्रकार है, ए। दूसरे नंबर पर आती है अपने पास बी। इसके अंदर जो आग अगर अपने पास किस में लग रही हो, केरोसिन में, केरोसिन या पेट्रोल, पेट्रोल या फिर डीजल। अगर कहीं भी केरोसिन, पेट्रोल, डीजल के अंदर आग लग रही है तो उसे कौन सी श्रेणी में रखा गया है, बी के अंदर। अगर लकड़ी, कागज और कपड़े के अंदर आग लग रही है तो उसको कौन सी श्रेणी में रखा है, ए के अंदर। तीसरी श्रेणी आती है साथियों अपने पास सी, और इसके अंदर CNG, LPG या फिर मीथेन। अगर इनके अंदर आग लग रही है तो उसको कौन सी श्रेणी में रखेंगे, सी के अंदर। चौथे नंबर पर आता है साथियों अपने पास डी, धातुओं, जैसे क्या हो गई मशीन। मशीनों के अंदर आग लग रही है तो उसे कौन सी श्रेणी में रखेंगे, डी के अंदर। या फिर विद्युत। यहां तक आई के बात में समझ में। साथियों में थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा, ए वाली जो आग है ना किसके अंदर लगती है, टॉसों के अंदर लगती है, टॉस के अंदर। बी वाली आग किस में लगती है, द्रव के अंदर। और सी वाली आग किस में लगती है, गैस के अंदर। ये आप नोटिस करना। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये सब क्या है, द्रव है, और इनके अंदर क्या है, बहने का गुण है। और सी के अंदर कौन सी आग है, जो गैसों में लगती है। अब साथियों अपन बात करते हैं इसको किससे बुझाएंगे, अपने पास क्या है, पानी, तो इसको अपन पानी से बुझा सकते हैं। यहां तक आई बात समझ में। लेकिन इस आग को पानी से बुझा सकते हैं, ए वाली को, लेकिन अपन डी वाली को पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों, क्योंकि विद्युत का पानी सुचालक होता है, तो अपन बुझाने के लिए पानी डाल रहे हैं, जलाने के लिए थोड़ी। आई बात समझ में, क्योंकि और ज्यादा अपने को विद्युत का झटका लग सकता है। इसको अपन किससे बुझाते हैं, CO2 से। इसको चूर्ण से, चूर्ण प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है ना। और एक बात और बताऊं, आग को बुझाने के लिए
किसका प्रयोग में लेते हैं? अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र से क्या होता है? आग को बुझाई जाती है। इसको अपन कैसे बुझा सकते हैं? हेलोन टाइप से, हेलोन टाइप या सीटीसी। यहां तक आई क्या बात समझ में साथियों? अपन ने सबसे पहले यहाँ पे देखा आग। आग क्या होती है? किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन या नष्ट होना क्या कहलाता है? आग कहलाता है। आग मुख्य रूप से 3 प्रकार के बिंदुओं से मिलकर बनती है। 3 प्रकार के इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाने वाले एक्टर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से एक को नष्ट कर दें अपन तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। आग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, कितनी श्रेणियों के अंदर रखा गया है? तो वो कितनी श्रेणियां हैं? 4। पहली हो गई एक, जिसके अंदर लकड़ी, कपड़ा और कागज में जो आग लगती है उसे ए श्रेणी में रखा गया है और उसे किससे बुझाएंगे अपन? पानी से। दूसरी श्रेणी है बी। इसके अंदर केरोसिन, पेट्रोल और डीजल के अंदर जो आग लगती है उसको कौन सी श्रेणी में रखा है साथियों? बी के अंदर। तीसरे नंबर पर आता है अपने पास सी, और सी के अंदर उस आग को रखा गया है जो सीएनजी, एलपीजी, मीथेन, या कहने का मतलब जो गैसों में आग लगती है उसे सी प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। साथियों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो मैंने बताया आपको बिल्कुल एकदम समझ में आया होगा। 100% तो नहीं आया होगा, तब भी 80% तो आपको समझ में आया होगा। चलो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। साथियों नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक है सेफ्टी सिंबल। सेफ्टी सिंबल जिन्हें क्या बोला जाता है? सुरक्षा संकेत। सुरक्षा संकेत इनकी हमारे दैनिक जीवन में हर जगह जरूरत पड़ती है। साथियों आप कहीं गाड़ी लेकर बाजार में जा रहे हो या फिर किसी शहर में जा रहे हो तो सड़क के किनारे पे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि फलाना गांव इतनी दूर या फलाना शहर इतनी दूर, या फिर आपको 100 मीटर जाने के बाद में राइट घूमना है या लेफ्ट घूमना है, या फिर आगे क्या है पुल है, या फिर आबादी वाला क्षेत्र है। तो ये जो जानकारी दी जाती है ना किसके माध्यम से दी जाती है? सेफ्टी सिंबल के माध्यम से। इनका हमारे दैनिक जीवन के अंदर क्या उपयोग है? दुर्घटनाओं को कम करने का। कहने का मतलब क्या हुआ? सेफ्टी सिंबल क्या होता है? वह संकेत जिनके माध्यम से अपने को किसी कार्य को करने के लिए हाँ किया जाता है या फिर करने के लिए मना किया जाता है या फिर उसको सावधानी से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? उन संकेतों को क्या बोला जाता है? सेफ्टी सिंबल। अब मुख्य रूप से हमारे जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन उनके अंदर बताया गया है भाई जो सेफ्टी सिंबल होते हैं ना उनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों के अंदर। तो जो सबसे पहले वाला अपने पास है, जो पहले वाला जो सेफ्टी सिंबल है सुरक्षा संकेतों की श्रेणी के अंदर सबसे पहले आता है अपने पास निषेधात्मक संकेत। आए बात समझ में? साथ ही दूसरे नंबर पर आता है अपने पास अनिवार्य संकेत। साथ ही तीसरे नंबर पर आता है अपने पास चेतावनी संकेत। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर पर आता है अपने पास सूचनात्मक संकेत। कभी कभी एग्जाम के अंदर यहां से भी क्वेश्चन उठता है, कभी कभी क्या बहुत क्वेश्चन उठता है। अपने को एक सेफ्टी सिंबल दे देगा और उसके बारे में पूछेगा कि भाई ये कौन सा सुरक्षा संकेत है, या फिर अपने को इनमें से एक का नाम दे देगा और पूछेगा कि भाई इसकी जो बाउंड्री होती है कौन से कलर की होती है और इसका मतलब क्या होता है। और कभी कभी अपने को ये 3 पूछेगा, सुरक्षा संकेत दे देगा और पूछेगा कि भाई निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत नहीं है। तो आज हम इनको बिल्कुल एकदम विस्तार से समझते हैं। साथियों सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ निषेधात्मक संकेत। इसका जो
मतलब इसका जो मतलब है या फिर जो निषेधात्मक संकेत है वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कार्य नहीं करना। आए बात समझ में? और जो इनकी आकृति होती है, इनकी आकृति होती है वृत्ताकार। ये दो चीजें कंप्लीट हुई। अब इसको अपन बनाते हैं। आकृति कौन सी है? वृत्ताकार। तो अपन मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूं, ये मैंने वृत्त बना लिया। इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और इसको बनाने के लिए भाई जिस कार्य को करने के लिए अपन मना करेंगे ना, उसको अंदर बनाया जाता है। मैं मान लो यहाँ पर एक मोबाइल का डायग्राम बना देता हूं, और ये क्या होगा, इसकी स्क्रीन मोबाइल की, और ये हो गए इसके बटन। ये कौन सा है साथियों अपने पास? ये निषेधात्मक संकेत। अब जो इसकी बाउंड्री है, इसकी क्या है साथियों? ये जो इसकी बाउंड्री है ना, ये कौन से कलर से बनाई जाएगी? लाल से। ये आपको बिल्कुल प्रत्येक सुरक्षा संकेत के अंदर ये याद रखना है भाई बाउंड्री कौन से कलर की है, इसकी पृष्ठभूमि कौन से कलर की है, और जो संकेत बना रहे हैं वो कौन से कलर का है। इसकी बाउंड्री कौन सी रहेगी? लाल कलर की। और जो इसकी ये पृष्ठभूमि है ये कौन सी रहेगी? सफेद। और ये जो संकेत है ना, ये कौन सा रहेगा? काला। यहां तक आई क्या बात समझ में? यहाँ पे लिखा अपन ने निषेधात्मक संकेत की आकृति कौन सी रहती है? वृत्ताकार। और ये निषेधात्मक संकेत क्या संकेत देता है? भाई आपको ये कार्य नहीं करना। करने का मतलब इस जगह पर मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल नहीं चलाना। और इसके अंदर अपन ऐसे भी बना सकते हैं, मान लो यहाँ पे लिख दिया अपन ने क्या, ये माचिस की तेले लगा के ये इसके अंदर आग लगा रखी है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर आग जलाना या फिर बीड़ी पीना, सिगरेट पीना मना है। ये कौन से संकेत है? निषेधात्मक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पर है अनिवार्य संकेत। साथियों ये संकेत क्या कहता है? यह कार्य करना है। आकृति कौन सी रहती है साथियों इसकी? वही वृत्ताकार। अब देखो इसको बनाते हैं अपन। ये जो अनिवार्य संकेत है इसकी आकृति भी क्या रहती है? वृत्त के अनुसार वृत्ताकार। ये हो गया। जैसे मैंने यहां पे बना दिया, देखो साथियों जो इसकी ये पृष्ठभूमि रहेगी ना, ये रहेगी नीली, और ये जो संकेत रहेगा ना, ये रहेगा सफेद। कहने का मतलब ये हुआ जो अनिवार्य संकेत हैं ये क्या संकेत देता है अपने को? भाई आपको ये कार्य करना है। यहाँ पर हमने चश्मा का चित्र बना रखा है, तो कहने का मतलब हुआ कि आपको चश्मा लगानी अनिवार्य है। या फिर मैं कहूं, और ये मैंने बना दिया यहाँ पे क्या, मास्क, है ना? मास्क सही ढंग से नहीं बनने में आया। ये मास्क लगा दिया अपन ने, तो इसका मतलब क्या हुआ? मास्क लगाना अनिवार्य है, अनिवार्य है मतलब नो मास्क नो एंट्री। और ये इसका मतलब क्या होगा? चश्मा लगाना अनिवार्य है, अनिवार्य है। इसकी जो पृष्ठभूमि रहती है ना, वो कौन से कलर की रहती है? नीली। और जो संकेत रहता है कौन से कलर का रहता है? सफेद। यहां तक आई के बात समझ में? साथियों अगला है अपने पास चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत क्या कहता है कि भाई कार्य को सावधानी से करना है, कार्य सावधानी से करना है। या फिर ये क्या देता है? दुर्घटना की संभावनाएं व्यक्त करता है, दुर्घटना की
संभावना व्यक्त करता है। दुर्घटना की संभावना व्यक्त करता है कौन? चेतावनी संकेत। इसकी आकृति कौन सी रहती है साथियों? आकृति, इसकी आकृति रहती है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, इसको बना लेते हैं अपन। साथियों, ये जो इसकी बाउंड्री और ये जो संकेत है ना, ये कौन सी कलर का रहेगा? काला। आए बात समझ में? और जो इसकी पृष्ठभूमि है ना, ये कौन सी रहेगी? पीली। आए बात समझ में? और ये मैंने लगा रखा है यहां पर कि आग लगने की संभावना। आग लगने की क्या है? संभावना है। और आपने देखा होगा कहीं कहीं पर ऐसे बना रहता है ये खतरे का निशान। तो ये भी कौन सा है अपने पास? चेतावनी संकेत। चौथे नंबर पे साथियों यहाँ पर सूचनात्मक संकेत। नाम से ही पता चल रहा है सूचनात्मक संकेत का मतलब क्या है। इससे अपने को सूचना मिलेगी, जानकारी मिलेगी। जैसे अपन जाएंगे कहीं भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम, और वहां पर बोर्ड पे एकदम जो दीवार है उसके ऊपर लिखा हुआ है एंट्री। करने का मतलब यहाँ से अपने को एंट्री करना है। और आगे जाते हैं लिखा होता है कि भाई लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है। एग्जिट लिखा है तो उसका मतलब है कि भाई यहाँ से अपन क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। तो साथियों जो सूचनात्मक संकेत है ना, वो क्या करता है? जानकारी देता है। जानकारी देता है। और इसकी जो आकृति होती है ना, आकृति कौन सी रहती है इसकी? वर्गाकार। वर्गाकार या फिर कौन सी रहेगी? आयताकार। आयताकार। यहां तक आएगी बात समझ में? तो साथियों इसको भी अपन बना लेते हैं। ये मैं यहां पे बना रहा हूं प्लस का चिन्ह। ये कौन सा संकेत है साथियों? सूचनात्मक। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं एक और चीज आपसे क्लियर कर देता हूं। किसी मकान के ऊपर या फिर किसी गाड़ी के ऊपर, मकान के ऊपर अगर प्लस का निशान है तो अपन इससे अंदाजा लगा सकते हैं भाई या तो हॉस्पिटल है, या फिर ये कोई मेडिकल है, या फिर कोई डॉक्टर का घर है। अगर गाड़ी, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर के ऊपर प्लस का निशान लग रखा है तो भाई एक मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या करता है? जॉब करता है। इससे अपने को पता चल रहा है ना, सूचना मिल रही है ना। तो ये जो संकेत होता है ना, इसके अंदर आपको 2 बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला तो मैं इधर लिखूंगा और दूसरा इधर लिखता हूं। अगर ये पृष्ठभूमि अपने पास